नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है आपका करेंट अफेयर के इस प्रोग्राम में। देखिए, पूरा एक हफ्ता हो गया हमने करेंट अफेयर नहीं देखा। उसके पीछे का रीजन था कि अभी चूंकि हम लोग मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है तो थोड़ा उसमें हम लोग बिजी हो गए, प्लस मास्टर क्लास की क्लासेस थोड़ा इन करना था, थोड़ा टाइम वहां पे लग गया। ठीक है, हम देखो जैसे हमारी ये इंटरनेशनल जो आपकी घटनाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटना है, जैसे हमारा ये टॉपिक खत्म होगा लगभग 26 पेज में आपकी ये घटनाएं दी गई हैं और ये जल्दी कवर हो जाता है, बाकी की तुलना में जल्दी कवर होता है। मुझे लगता है कि हम लोग मैक्सिमम 4 क्लास में इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट वीक आने जो ये यहाँ से 7 दिन होगा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समाप्त कर लेंगे। कंफर्म बताता हूं, आज से 7वें दिन में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपका समाप्त होगा। ठीक है, 1-2 ब्रेक्स अगर मुझे लेना पड़ा नहीं तो इसको समाप्त कर दूंगा, चाहे क्लास मुझे लंबी भी क्यों ना लेनी पड़ जाए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जैसे ही खत्म होगा हम पूरे अपनी मैगजीन का 122 पेज समाप्त कर चुके हैं, यानी पेज नंबर 1 से 122। आप बोलोगे सर अभी जो वन लाइनर है वो तो आपने पढ़ाया नहीं। वन लाइनर का वही कंटेंट जो थियरी पोर्शन में आप पढ़ रहे हो उसी का वन लाइनर है। प्लस मैंने आपसे बोला था कि वन लाइनर में जब क्लास को एंड करूंगा तो वन लाइनर पढ़ा दूंगा थ्रू एमसीक्यू, ताकि पूरी की पूरी क्या मैगजीन आपकी रिवाइज हो जाए। तो 122 नंबर पेज तक हमारा जैसे ही हम लोग आपकी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को खत्म करेंगे हम 122 नंबर पेज तक पहुंचेंगे और 122 नंबर पेज से आपकी यूपी स्पेशल और संक्षिप्त स्टार्ट है। संक्षिप्त में बहुत टाइम नहीं लगता है क्योंकि फैक्ट होते हैं वो समझाना रहता नहीं है। ठीक है, यूपी स्पेशल भी आपका उसी में है, मतलब संक्षिप्त वाले ही पोर्शन में यूपी स्पेशल लगभग 10 पेज का आपका यूपी स्पेशल है, 3-4 पेज का इसमें उत्तराखंड स्पेशल दिया जो कि हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अब वो आप माइनस ही कर दीजिए। 8 पेज का आपका 6 पेज का आपका यूपी स्पेशल है, तो 6 पेज हमको यूपी स्पेशल देखना है और उसके बाद से लगभग आपकी 25 पेज में संक्षिप्त किया है। तो हमारे पास 25-6-31 पेज बचा रहेगा जैसे ही हम लोग क्या करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समाप्त करेंगे। ठीक है ना, तो बहुत बचा नहीं है, परेशान होना है। 6 मंथली के बाद से हम लोग जो मंथली वाला टारगेट है अपना वो पूरा करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी की श्रीलंका यात्रा, हम यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट है। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा। सेकंड नंबर टॉपिक जो आपका है वो आपका है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है, हम क्या करते हैं छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने के पश्चात यहीं से मोदी जी श्रीलंका चले गए थे। ठीक है, अब देखो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात भाई, बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बुकलेट में आपकी बिम्स्टेक कंट्रीज के बारे में लिखा गया है। ठीक है, टोटल 7 कंट्रीज हैं आपकी बिम्स्टेक में, उनकी जानकारी दी भी गई है। अब देखो हमको बेसिक क्या ध्यान देना होता है बिम्स्टेक में, किसी भी जब आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो खासतौर पे, जैसे आप चलो एक कमेंट करके बताओ मुझे कि ओईसीडी, ठीक है आप कमेंट करो कि भाई ओईसीडी में टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर कितने हैं। ठीक है, इसका HQ यानी हेडक्वार्टर कहां पे है, कब बना, व्हेन, इसका गठन कब हुआ, और आप बताओ कि भारत इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, भारत इसका मेंबर है या नहीं। चलो ओईसीडी का भारत मेंबर नहीं है, ये फैक्ट मैंने ही आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट मैंने ही आपको बता दिया, बाकी आपको 3 फैक्ट्स को आपको कमेंट करना है। ठीक है, ध्यान देना। हम क्या देखने वाले हैं छठा बिम्स्टेक सम्मेलन। तो हमको सबसे पहले जो फैक्ट हमको बताना चाहिए बिम्स्टेक सम्मेलन के बारे में, तो हमको बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है और दूसरा बिम्स्टेक कंट्रीज कौन से है। तो सेकंड लास्ट फैक्ट आपका इसी के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो गया। इसी के फुल फॉर्म से आप ध्यान में देखोगे तो क्या है, ये आपका लग रहा है कि मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन है। तो इसका लक्ष्य क्या है आपको यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका नाम ही क्या है, इसमें जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल से संबंध रखती हैं, बंगाल की खाड़ी से उनका संबंध है, ध्यान देना। अब देखो इन कंट्रीज में ऐसी 2 कंट्री हैं, ध्यान देना, या 2 फेमस स्टेट जल संधियां जो है यहां से संबंध रखते हैं। एक जल संधि अंडमान सागर से संबंध रखती है और एक जल संधि का हिंद महासागर, यानी बेसिकली दोनों का संबंध हिंद महासागर से। तो यहां पे 2 स्ट्रेट है, 2 जल संधियां। मैं चाहूंगा कि आप सब जरूर बताना 2 स्ट्रेट्स हैं। ठीक है, ठीक है 2 जल संधियां हैं, उन दोनों जल संधियों का नाम आपको बताना है। ठीक है, उन दोनों जल संधियों का नाम आपको बताना है। एक चलो मैं बता देता हूं, मलक्का है। ठीक है, एक मलक्का स्टेट है, दूसरा आप बता दो। ठीक है, दूसरा आप बता दो। खास जो लोग मास्टर क्लास के स्टूडेंट हैं वो जरूर बताएंगे, वो जरूर बताएंगे। ठीक है, मास्टर क्लास वाले आपको जरूर बताना है कमेंट करके, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, और आपको क्या करना होमवर्क के तौर पे इन सभी कंट्रीज का
कैपिटल तैयार करना है। देखिए हम जो भी अब पढ़ेंगे आप सबका कुछ काम का होगा ये काम सिंपल सा, आप एक बार उन कंट्रीज को गूगल करोगे, गूगल करके उनकी कैपिटल निकाल लोगे, ठीक है। अगर वहां पे कोई रिवर्स पाई जा रही है तो रिवर देख लोगे, ठीक। अगर उनके पास कोई स्ट्रेट यानी कोई जलसंधि पाई जा रही है, जलसंधि देख लोगे। उसमें कोई उस देश में अगर कोई झील पाई जा रही है तो झील देखना है, कोई बंदरगाह पाया जा रहा है तो बंदरगाह देखना है। ये बेसिक फैक्ट्स हमको देखना है, ये बेसिक फैक्ट्स। डिजर्ट है तो डिजर्ट देखना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। अभी जितना इसमें बोला बस, खैर इसमें केवल कैपिटल आपको बताता हूं, ठीक। अच्छा, आप मुझे बांग्लादेश के बारे में एक फैक्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि देखो अभी शेख हसीना की सरकार गिर गई, शेख हसीना जी की सरकार गिरी तो इसके पीछे का जिम्मेदार कारण यूएसए को माना जाता है कि यूएसए ने एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था जिस पे कंट्रोल मांग रहे थे और शेख हसीना उस पर सहमति नहीं दे रही थी। तो वो पोर्ट कौन सा है जिसके लिए जिम्मेदार माना जाता है बांग्लादेश में इस सत्ता के परिवर्तन के पीछे? उस बंदरगाह का नाम आपको बताना है, ठीक है। उस बंदरगाह की अभी जो जिम्मेदारी है वो दे भी दी गई यूएसए को, यूनुस सरकार के द्वारा, ठीक है। अब आएंगे हम लोग, तो इसमें कंट्रीज कौन सी हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। अब देखो अभी हमने क्या किया कि म्यांमार के एक बंदरगाह को, ये दूसरा बंदरगाह है जिसका कंट्रोल भारत के हाथ में आया है, जिसको डेवलप करना है भारत को। उस बंदरगाह का, उस पोर्ट का अगर नाम आप लोग कमेंट कर दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उस बंदरगाह का नाम अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यहीं इन्हीं कंट्रीज म्यांमार से होते हुए एक रिवर निकलती है, वो रिवर का नाम है मेकांग रिवर। अगर मैं सही हूं तो हाँ, नहीं सही हूं तो ना में कमेंट कर देना। अब आप अगर बोलोगे यह सही है तो आपको बताना है कि मेकांग रिवर की प्रवाहित क्षेत्र कौन से, ठीक है, यानी वो किन किन देश से प्रवाहित होती है। होमवर्क को बहुत ध्यान से देखना, ये वो चीजें हैं जो ऐसा नहीं कि मुझे क्लास बनाने के पहले दिमाग में चला था कि भाई मुझे ये पूछना है या ये बताना है। तो क्लास के बीच में फ्लो में चीजें आती रहती हैं तो उसको नोट करते चलना है, ठीक है, ताकि क्लास लंबी ना चले और आप भी काम करते चलो, आपका भी काम क्या होता रहेगा, पैरेलली चलता रहेगा। ये तो हो गया हमारे बिम्स्टेक कंट्रीज, ठीक है। अब क्या है, बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ कहां? एक तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको बताऊं कि 2022 का पेपर देखोगे तो 2022 के पेपर में ये क्वेश्चंस बन के आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रहा। अब देखना, तो कह रहा है कि आपका ये जो छठा बिम्स्टेक था, ये सम्मेलन 2022 के पिछले शिखर सम्मेलन के पश्चात लगभग 3 ईयर, कितना, 3 साल के पश्चात ये सम्मेलन आपका हुआ दोबारा। मैंने आपसे बताया भी कि यूपी पीसीएस ने बिम्स्टेक के ऊपर 2022 में इसके पहले क्वेश्चन पूछा था। तो रीजन क्या था कि बिम्स्टेक का वर्चुअल सम्मेलन हुआ था तब, तो पेपर में क्वेश्चन बन के आया था। अभी कहां हुआ है? तो अभी हुआ है बैंकॉक के थाईलैंड में, बैंकॉक के थाईलैंड में ये सम्मेलन आपका हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में आपका ये सम्मेलन हुआ है। अब बैंकॉक, आपको क्या करना, मैप पे जाना है। बैंकॉक एक रिवर के किनारे स्थित है, पेपर में आता है आपके तटीय शहर और किस रिवर के किनारे स्थित है बैंकॉक। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप सर्च करो, आपको बैंकॉक एक रिवर के किनारे दिखाई पड़ेगा, आप कमेंट करो, ठीक है, कि सर बैंकॉक इस रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पे क्या हुआ, हमारा छठा बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ। अब देखो बिम्स्टेक का आपसे पूछे कि सर कभी भी कि नेक्स्ट सम्मेलन किसको मिलेगा, मतलब नेक्स्ट अध्यक्ष कौन है, कौन अगला सम्मेलन का आयोजन करेगा, कौन सा कंट्री, तो हमको इसको अल्फाबेट फॉर्म में, एबीसीडी के फॉर्म में अरेंज करना होता है। जैसे जो कंट्रीज है ना, बी से बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इनको अल्फाबेट में अरेंज करो। तो अगली बारी आती है, जैसे अभी थाईलैंड की बारी थी, ठीक है, थाईलैंड की बारी थी, तो टी के बाद जो अगला अल्फाबेट आएगा वहां पे अगली अध्यक्षता चली जाएगी। अगली अध्यक्षता कहां चली जाएगी? जो अगला डिजिट आएगा, जो अगला अल्फाबेट आएगा उसके पास चली जाएगी। सिंपल ट्रिक बताता हूं आपको। अब किसी भी सम्मेलन का हमको पता है कि हमको भाई सब्जेक्ट या सेंटर्ड थीम अगर है तो वो हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका बिम्स्टेक का जो थीम सब्जेक्ट था वो क्या था? वो था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुदा, ठीक है, और प्रॉस्परस, रिसाइलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ये क्या था? ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका विषय था। तो विषय हमको दिमाग में रखेंगे कि विषय हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। मोदी जी के जाहिर सी बात है बैंकॉक में सम्मेलन हो रहा है, मोदी जी जाएंगे तो क्या होगा कि संबंधित जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका काम होता है कि जो लोग आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, उनका स्वागत करना। तो थाईलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है? पैतोंग तार्न सिवनात्रा, ठीक है, तो सॉरी सिवनात्रा बोल रहा हूं, हाँ, सिनवात्रा, पैटोंग तार्न सिनवात्रा। आप बोलोगे सर ये क्या, हमको प्राइम मिनिस्टर्स का नाम पता रहना चाहिए? आपको बता दूं, जो आपका कैंसल पेपर था आरओ उसमें एक क्वेश्चन ऐसे आए थे, ठीक है, कि फला 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 में से के देश के राष्ट्रपतियों के नाम बताओ। उसके पीछे का रीजन क्या था
उस वक्त एक कोई सम्मेलन हुआ था भारत में, ठीक है, और उसमें जो लोग आए हुए थे उन्हीं के राष्ट्रपतियों का नाम पूछा गया था, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम। तो चांसेस होता है कि ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, याद रखना। तो हमको रेडी रहेंगे, हम इस बात को लेके रेडी रहेंगे, भले से पैतोंग तार्न सिनमात्रा नवीन नियुक्तियों में शामिल ना हो, लेकिन ऐसी कोई बड़ा सम्मेलन हो रहा है किसी देश में तो हमको वो तैयार करना होता है, ठीक है। अब आते हैं बैंकॉक में, जब ये आपका सम्मेलन होता है तो वहां पे बैंकॉक विजन 2030 दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है। मतलब क्या किया जाएगा कि बैंकॉक विजन 2030 दस्तावेज का मतलब है कि बैंकॉक गवर्नमेंट क्या करेगी या थाईलैंड गवर्नमेंट क्या करेगी कि बिम्स्टेक का 2030 का प्लान क्या होना चाहिए, 2030 का क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या अचीवमेंट्स होनी चाहिए, उसका एक प्लान देगी कि हमको ये काम करना चाहिए, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। तो इस घोषणा पत्र को सभी सदस्य देशों ने स्वीकार भी किया, बैंकॉक विजन 2030 दस्तावेज को, ठीक है। अब मोदी जी क्या है, तो मोदी जी क्या है, तो जाहिर सी बात है मोदी जी वहां पे कुछ ना तो कुछ भाषण में इनिशिएटिव्स तो लेंगे, ठीक है। मतलब वहां पे बिम्स्टेक में कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो भारत सरकार के द्वारा या मोदी जी के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, तो यहां पे कह रहा है कि इस बिम्स्टेक सम्मेलन में मोदी जी ने 21 सूत्री कार्य योजना का अनावरण किया, और उस 21 सूत्री कार्य योजना में जो इंपॉर्टेंट 5-6 कार्य योजनाएं हैं उसके बारे में यहां पे लिखा गया है, ठीक है। उस 21 सूत्री कार्य योजना में अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट इस 21 सूत्री कार्य योजना में अगर कोई पॉइंट है तो 5वां नंबर पॉइंट है, उस पर सेपरेट क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत ने बिम्स्टेक कंट्रीज में जो पेशेवर्स के लिए, जो विभिन्न पेशेवर्स हैं, चाहे वो कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट से हो, प्रशिक्षण से संबंधित हो, ठीक है, तो कह रहा विभिन्न पेशेवरों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण, ठीक है, के लिए एक बोधि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि बोधि कार्यक्रम की शुरुआत, बोधि प्रोग्राम या बोधि कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए और कहां पर, ये दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहां पर, किस लिए, किसके लिए स्टार्ट किया गया है, तो विभिन्न पेशेवरों के क्षमता निर्माण के लिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे लिखा है कौशल विकास, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, क्षमता निर्माण के लिए बोधि कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। कहां पर, तो बिम्स्टेक सम्मेलन में मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए यहां पे पहली बात क्या बोली है, कह रहा है कि सदस्य देशों के छात्रों को भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो विभिन्न सदस्य देशों के छात्रों को भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, आप मुझे बताओ कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, भोपाल में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूं आपको देहरादून में स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपको दे रहा हूं हैदराबाद में स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपका है हैदराबाद, और फोर्थ ऑप्शन लिख दो नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके पास, ठीक। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, आराम से पीवाईक्यू में आप आ जाते हो, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये कहां मिलेगा। पीवाईक्यू कोई भी पढ़ा होगा, और 22 दिसंबर का पेपर किसी ने दिया होगा तो आराम से वो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पा जाएगा, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कि सर ये क्या ब्लंडर सा पूछ दिए, ठीक। थोड़ा थोड़ा काम आप करो, थोड़ा थोड़ा काम हम करेंगे मिलके, ठीक है, मिलके बचाएंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पॉइंट पे। सेकंड नंबर पॉइंट पे क्या लिखा है कि बिम्स्टेक देशों ने युवा जो राजनयिक है, जो युवा पॉलिटिक्स वाले, वो मतलब राजनयिक है, को हर साल भारत में प्रशिक्षण देने की बात बोली गई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर सदस्य देशों में कैंसर उपचार की व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो भारत में कैंसर के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर काम करता है। तो उसने बोला कि भाई कि जो बिम्स्टेक के अन्य मेंबर्स हैं, भारत तो है ही है, तो भारत के अलावा 6 अन्य हैं, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसर उपचार की व्यवस्था और बढ़िया हो सके, इसमें टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर मदद करेगा। पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र पे बात की गई, ठीक है, जैसे योग, ठीक है, जो आयुर्वेदास है, ठीक है। तो पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए नए शोध केंद्र बनाए जाएंगे, यानी पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का संबंधित देशों में बढ़ावा देने के लिए इसमें और नए क्या करना, शोध करने के लिए, ताकि ये और ज्यादा क्या हो, प्रभावी बन सके, इस पर काम किया जाएगा, ठीक है। बाकी बोधि कार्यक्रम तो हमने देखा ही। और क्या कह रहा है, और इसमें एक बात बोल रहा है, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, कह रहा है कि बिम्स्टेक वाणिज्य मंडल एवं व्यवसाय शिखर सम्मेलन की मेजबानी का भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया। भारत ने इस अवसर पर बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गठन का प्रस्ताव दिया, ठीक है।
तो भारत ने इस अवसर पर क्या किया, बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल से संबंधित है। बे ऑफ बंगाल में हमको पता है कि अक्सर लो प्रेशर बन जाता है, मतलब चक्रवात तूफान यहां पे आते रहते हैं। तो हम क्या है, ये बिम्स्टेक जो कंट्रीज है, इन ये जो आपदा प्रवण क्षेत्र है, आपदा से अगर कोई एक हम लोग कह सकते हैं कि लो प्रेशर बेल्ट क्या हुआ कहीं बनता है हिंद महासागर में, उसका इंपैक्ट केवल भारत पे नहीं पड़ेगा, या उसका इंपैक्ट केवल बिम्स्टेक कंट्रीज पे नहीं पड़ेगा, या साउथ ईस्ट एशिया पे केवल नहीं पड़ेगा, उसका इंपैक्ट हम सब पे पड़ता है। तो चूंकि ये बे ऑफ बंगाल के किसी भी घटना का इंपैक्ट हमारे पे है, किसी भी आपदा का इंपैक्ट हम सब पे है, तो हमने क्या डिसाइड किया कि बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की बात बोली गई है। ठीक है, ये सारी जो बात थी अभी हमने देखा, ये मोदी जी के 21 सूत्री कार्य योजना के अनावरण की ड्यूरेशन में बोली गई। अब देखो क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है, बहुत एक तो सिंपल बहुत क्वेश्चन बन के आएगा, तो बिम्स्टेक कंट्रीज का नाम पूछ लेगा, और सिंपल बन के आएगा तो कौन सा सम्मेलन है, तो छठा सम्मेलन है ना, ये क्या था, ये छठा सम्मेलन था। अभी कितने वर्ष पश्चात इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो 2022 में इसके पहले हुआ था, तो अभी 25 में, तो 3 साल बाद। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो, ठीक है। अगर टफ पूछेगा क्या, तो टफ ये पूछेगा तो ये कर देगा कि स्टेटमेंट देगा कि छठा बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, बैंकॉक विजन 20 चूंकि अब 25 तो चल ही रहा है, ठीक है, तो ऐसा करेगा 2030 की जगह बैंकॉक विजन 2050 दस्तावेज को यहां पे प्रस्तुत किया गया या अपनाएगा। ठीक है, तो 2050 नहीं 2030 है। ठीक है, ध्यान देना, अगली दशक की बात करा बस, मतलब ये दशक जब खत्म हो रहा है 30 का दशक, उसके बाद से अगला दशक स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो 2030 की बात करा, एक तो आपको यहां फंसा सकता है। दूसरा, छठे बिम्स्टेक में मोदी जी ने 21 सूत्री कार्यक्रम चलाए। ठीक है, बार बार 14 सूत्री कार्यक्रम हम लोग, बड़ा फेमस है, मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ते हैं, तो हो सकता है यहां भी क्या करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 सूत्री कार्यक्रम का अनावरण किया, ऐसे कुछ दे दे क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो यहां भी हम लोग फंसने की पूरी संभावना है। सेपरेटली क्वेश्चन आपकी बोध कार्यक्रम के ऊपर बना सकता है। ठीक है, ये भी दिमाग में अपने रखेंगे हम लोग। अब मोदी जी यहां के बाद से कहां जाते हैं, मोदी जी यहां के बाद से चले जाएंगे श्रीलंका। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, यहां से श्रीलंका पहुंच जाते हैं। ठीक है, और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है दिशा नायके। और हम लोग मोदी जी श्रीलंका क्यों गए, तो होता क्या कि श्रीलंका का जब मोदी जी यहाँ पे श्रीलंका जाते हैं, तो आप यहां पे देखना एक एक फैक्ट्स को ध्यान से देखते हैं। तो मोदी जी का सम्मान जहां किया था, वो लोकेशन बड़ा प्यारा सा लोकेशन है। ठीक है, वो एक हिस्टोरिक लोकेशन है श्रीलंका के नजरिए में। देखो श्रीलंका पे आप यहां पे ध्यान दो, आप चोल डायनेस्टी तैयार करो, चोल डायनेस्टी यहां से आप जाओ, देखो कैसे आप इंटरलिंक कर सकते हो श्रीलंका से। तो श्रीलंका से हमारा हिस्टोरिक संबंध भी है। ठीक है, रामायण कालीन संबंध जो हमारा है वो तो है ही है एंशिएंट ड्यूरेशन में, बट हमारा एंशिएंट पीरियड का संबंध आधुनिक चोला पीरियड संबंधित है। राजेंद्र चोल अगर आपने नाम सुना होगा, तो बेसिकली चोला डायनेस्टी के 2 शासक थे जिसने दिल्ली सल्तनत बोला हूं, जिसने श्रीलंका पे कंट्रोल स्टेब्लिश किया था। एक लोग ने जीता था और एक लोग ने उसके राजा को बैठा के अपने यहां लेते आए थे, बंदी बना के लेते आए थे। तो 2 शासकों का संबंध है, एक लोग पूर्णतः कंट्रोल करेंगे, एक लोग जीत के छोड़ देंगे। ठीक ना, तो आपको चोला डायनेस्टी के उन शासक का नाम बताना है जिन्होंने इन पे लड़ाई की। बाद में श्रीलंका के राजकुमार से वो कौन सा चोल शासक थे जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी करके चोला से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, मतलब श्रीलंका से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। तो ये आप दिमाग में रखो, हमको तैयार करना होगा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, हम रेडी रहेंगे। दूसरा, अभी आपसे क्वेश्चन मैं यहां पे पूछ सकता हूं, अभी एक आइसलैंड को लेकर बातचीत चल रही है, वो मैं आपको हिंट भी देता हूं। पाक जल डमरू मध्य के इर्द गिर्द वो आपकी आइसलैंड है। उस आइसलैंड का जो बाउंड्री संबंध है, ज्योग्राफिकल संबंध है, वो तमिलनाडु के बड़ा नजदीक है। और क्योंकि अभी तमिलनाडु के कुछ मछुआरों को श्रीलंका ने पकड़ लिया था, तो तमिलनाडु की विधानसभा ने इस एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव यह पारित किया कि उस आइसलैंड को, जिसको कुछ समय पहले भारत सरकार ने श्रीलंका को सुपुर्द कर दिया था, उसको वापस लेने की बात बोली गई है। इस बात का प्रस्ताव पारित हुआ है तमिलनाडु की विधानसभा में। ये न्यूज है आपका अप्रैल लास्ट के करीब का ये न्यूज है, अप्रैल मंथ का ही है, बट थोड़ा 20-25 अप्रैल का, 8 अप्रैल तक की इस करंट अफेयर इस बुकलेट में दी गई है। तो उस आइसलैंड का नाम बता दो, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सिंपल सा काम है। ठीक है, डिस्प्यूटेड आइसलैंड, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका आप डालोगे तो आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंट की बात बता रहा हूं आपको, उस आइसलैंड का नाम बताना ही बताना आपको। ठीक है, ध्यान देना।
अब देखो, तो मोदी जी जब जाते हैं तो वहां पे एक स्वतंत्रता चौक है। स्वतंत्रता चौक पे क्या होता है, मोदी जी का इंडिपेंडेंस स्क्वायर जो है, वहां पे मोदी जी का औपचारिक स्वागत होगा। सारा स्वागत होगा तो यहीं पे होगा, ठीक है। कह रहा ये पहली बार था कि किसी अन्य देश के नेता को यहां पर सम्मानित किया गया, यानी पहली बार स्वतंत्रता चौक पे, जो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, पहली बार किसी विदेशी नेता को क्या किया गया, इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे सम्मानित किया गया था। तो एक तो यह आ सकता है कि मोदी जी विश्व के ऐसे दूसरे नेता बने जिन्हें इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे सम्मानित किया गया। तो एक आपसे फ्लो में यहां पे गलती कराएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखेंगे इंडिपेंडेंस स्क्वायर के बारे में। इंडिपेंडेंस स्क्वायर के बारे में आपसे यहां पे चर्चा किया गया। इंडिपेंडेंस स्क्वायर के बारे में, इंडिपेंडेंस स्क्वायर के बारे में क्या कर रहा है, कह रहा है कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर राष्ट्रीय दिवस समारोहों का स्थल है। इसका नाम स्वतंत्रता स्मारक सभागार से लिया गया है, जिसे 1948 में ब्रिटिश शासन से श्रीलंका की आजादी के उपलक्ष्य में बनाया गया था, ठीक है। तो एक तो बात आती है कि श्रीलंका को कब आजाद किया गया, क्योंकि ये भी यूके का क्या था, ये भी यूके का एक उपनिवेश था, ठीक है। तो 1948 में, ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में इस स्क्वायर को बनाया गया था, आजादी के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था, ठीक है। अब देखेंगे हमारी किस किस सेक्टर में जाके श्रीलंका से समझौता हुआ। तो देखो, श्रीलंका से हम बाउंड्री साझा करते हैं, सी बाउंड्री साझा करते हैं। तो हमको एक तो क्या है, समुद्री सहयोग में, ठीक है। दूसरा एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी की भाई कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी श्रीलंका को, ये क्योंकि वो द्वीपीय देश है। तो ऊर्जा के सेक्टर में भी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, डिफेंस सेक्टर में समझौता करेंगे। क्यों, बार बार अभी श्रीलंका के एक पोर्ट का डेवलपमेंट किया था चाइना ने, और हमारा काफी आलोचना था। हम भी अब चाइना के एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हम भी चाइना का एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है क्या, श्रीलंका हमारा। हमने इसी के लिए पड़ोस प्रथम नीति लेके आई थी, ताकि पड़ोसियों से हमारे संबंध क्या रहे, अच्छा रहे। तो जाहिर सी बात है, इससे हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कल को हम लोग किसी भी अपने द्वीपीय देश या पड़ोसी से समझौता करेंगे, क्या करेंगे, डिफेंस सेक्टर में करेंगे, एनर्जी सेक्टर में करेंगे, नए तकनीकी का क्षेत्र आ रहा है, ठीक है, एआई का सेक्टर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग डिजिटल क्षेत्र में भी उनसे क्या करेंगे, समझौता करेंगे, ठीक है। भारत मेडिसिन के सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रहा है, तो मेडिसिन सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, समझौता करेंगे, ठीक है। अगर उस देश से हमारा कल्चरल जुड़ा है तो कल्चरल सेक्टर में समझौता करेंगे। और यही सारे समझौते आप देखोगे श्रीलंका के साथ हुआ है। इन चीजों को, इन पॉइंट्स को याद करना, ठीक है, समझना, इन पॉइंट्स को आपको याद करना है, ठीक है। कल्चरल समझौता आपको वही होगा जिससे कल्चरल संबंध हो, या भारतीय डायस्पोरा बहुत ज्यादा वहां पर रहता हो, ठीक है। तो कल्चरल ट्रीटीज भी होती है, सिंपल सी बात। अब देखो, रक्षा सहयोग समझौता हुआ, या आप देखो क्या हुआ, रक्षा सहयोग समझौता हुआ कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जैसे श्रीलंका ने बोला है कि हम किसी भी भारत के दुश्मन देश को हम क्या करेंगे, हम उससे रक्षा समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा कोई साइन हुआ है, बट एक ऑफिशियली स्टेटमेंट ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था, जो भारतीय मीडिया का हेडिंग भी बना था, ठीक है, ध्यान रखना। ऊर्जा क्षेत्र में क्या सहयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम ऊर्जा सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे, ठीक है। अब देखो तो क्या रहा है कि भारत श्रीलंका, अब यहां पे देखो ऊर्जा सेक्टर में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है, श्रीलंका के साथ ऊर्जा सेक्टर में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो भाई श्रीलंका में समझौता हुआ है तो भारत और श्रीलंका तो है, दो देश तो हम लोग समझ गए। वो तीसरा देश कौन सा टपक पड़ा, तो उस तीसरे देश का नाम क्या है, उस तीसरे देश का नाम है यूएई। और यूएई अरब पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। अरब प्रायद्वीप के कौन कौन से देश हैं, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। सऊदी अरबिया है, जिबूती है, ओमान है, यमन है, ठीक है, बहरीन है, ठीक। तो ये 2023 आरओ में क्वेश्चन भी बन गया था। तो एक तो क्या हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में, ठीक है, भारत ने श्रीलंका के साथ ऊर्जा सेक्टर में सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा पक्ष है, ठीक है, ऐसे आ सकता क्वेश्चन। श्रीलंका का एक बंदरगाह है, उसका नाम है त्रिंकोमाली बंदरगाह, ठीक है, देखना पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिंकोमाली बंदरगाह कहां पे स्थित है, त्रिंकोमाली पोर्ट का लोकेशन। तो कि इस पे क्या हुआ, ऊर्जा केंद्र के रूप में इसको डेवलप करने की बात बोली है भारत ने, ठीक है। तो त्रिंकोमाली बंदरगाह ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिजिटल परिवर्तन में जाहिर सी बात है सहयोग की स्थिति रहेगी कि भाई कल को श्रीलंका पे कोई डिजिटल अटैक होता है तो भारत सहयोग देगा, और ऐसा अगर रहता है तो श्रीलंका सहयोग देगा। भाई डिजिटली भारत ही ज्यादा अग्रणी है, इनडायरेक्टली भारत ही सहयोग देगा, ठीक है। कह रहा है कि सोलर पावर प्रोजेक्ट, यानी बेसिकली सोलर पावर क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा है, तो इसके सेक्टर में काम हुआ है। तो पेपर में आप चाहो ना तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या है, ठीक है, जैसे पेपर में आ सकता है आपको कि सोलर एनर्जी,
ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स देगा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, निम्नलिखित में से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का फॉर्म है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाएगा। ठीक है, आप बता दोगे रिन्यूएबल एनर्जी का संबंध किस एसडीजी से है, आप ये भी तैयार कर सकते हो। ठीक है ना, ध्यान देना। अब आते हैं, ठीक है, अब देखते हैं हेल्थ सेक्टर में भी क्या हुआ है। हेल्थ सेक्टर में भी हमने समझौता किया, तो सिंपल सी बात है वो तो, ठीक है। दवा उद्योग में हमने समझौता किया है, ठीक है। कल्चरल हमने समझौता किया। देखो कल्चरल क्या है, हमको पता है कि माता सीता के कुछ टेम्पल्स श्रीलंका में है, भाई हमारा रामायण कालीन हमारा संबंध है, ठीक है। प्लस क्या है, बौद्धिज्म का भी हमारा संबंध है। तो यहां पे श्रीलंका में माता सीता का एक टेम्पल है, सीता एलिया, ठीक है, ध्यान रखना। श्रीलंका में सीता एलिया सहित कई मंदिरों के जीर्णोद्धार पे भारत ने भरोसा दिया है। जीर्णोद्धार मतलब होता है उसका पुनर्निर्माण, मतलब जीर्ण छीर्ण होने का मतलब होता है कि टूट फूट हो गई होगी, उसकी बाउंड्री टूट गई होगा, कहीं दरार पड़ गया होगा, तो भारत सरकार रिपेयर करवाएगी, ठीक है। या कोई ढांचा गिर गया तो उसको हम फिर से तैयार कराएंगे, और इन्हें बोला गया कि इसका पूरा खर्च कौन देगा, भारत सरकार देगी। तो श्रीलंका में सीता एलिया, तो पेपर में क्वेश्चन किया सकता है कि सीता एलिया मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में या कहां स्थित है, देश पूछ देगा तो आप लोग श्रीलंका तो मार देंगे, ये तो मतलब कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान देना। क्योंकि सीता जी का संबंध भारत के अलावा कहीं और से है, तो नेपाल से भी है। हाँ, फंसाने के लिए फंसा सकता है आपको, क्योंकि सीता माता का संबंध नेपाल से भी है, ठीक है। तो चांसेस है कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, और बीच में एक रामायण मनाया जाता है थाईलैंड में, ठीक है, तो थाईलैंड का नाम दे दे, फंसाने के लिए फंसा सकता है वो आपको, ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। मोदी जी आजकल भाई देखो जहां जाते हैं अपने प्रभाव से एक काम तो करते हैं, उस देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो चुरा के लेते आते हैं, मतलब वो वहां से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोलंबो, बेसिकली कोलंबो में क्या हुआ, श्रीलंका ने भी अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है श्रीलंका मित्र विभूषण, ठीक है, श्रीलंका मित्र विभूषण। तो श्रीलंका मित्र विभूषण, या सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा कि मित्र विभूषण, ठीक है, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो भैया मित्र विभूषण ये प्राप्त कर लेते हैं। कहां से, ये मित्र विभूषण प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और ये मित्र विभूषण क्या है, मोदी जी के द्वारा प्राप्त किया गया 22वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है या सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, ठीक है, जो नागरिक इनको मिला है। किसको, अंतरराष्ट्रीय सम्मान। अब दिमाग में रखना कि मोदी जी को प्राप्त, यहां पे देखो लिखा भी है, प्रधानमंत्री मोदी को मिला हुआ ये 22वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। ये चीज हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिख रहा है कि मित्र विभूषण की शुरुआत कब की गई थी, तो वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इससे पहले यह सम्मान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयूम और फिलिस्तीनी नेता, ठीक है, यासर अराफत को भी दिया जा चुका है। तो देखो अब क्या दे सकता है, आपको दे सकता है कि मित्र विभूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1 यह, ठीक है, अभी थाईलैंड में क्या हुआ है, थाईलैंड में हमको पता है कि भाई बिम्स्टेक का आयोजन हुआ है, ठीक है, बिम्स्टेक का आयोजन कहां हुआ है, थाईलैंड में हुआ है। तो यह सम्मान बिम्स्टेक के दौरान, ठीक है, यह सम्मान बिम्स्टेक के दौरान थाईलैंड में प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया। एक स्टेटमेंट यह दे सकता है, दे देना। सेकंड स्टेटमेंट क्या देगा, सेकंड स्टेटमेंट कि मोदी जी प्रथम ऐसे नेता है, पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिनको यह सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। तो ऐसे पहले नेता नहीं है, तीसरे नेता है। इसके पहले यह सम्मान मालदीव के भी पूर्व राष्ट्रपति है, उनका नाम है ममून अब्दुल गयूम, और एक फिलिस्तीनी नेता है यासर अराफत। देना, अभी फिलिस्तीन को एज अ कंट्री एक देश ने फिर से मान्यता दिया, ठीक है, फिलिस्तीन को। तो पेपर में क्वेश्चन वो भी बन क्या सकता है कि आप बता भी सकते हो कि हाल ही में आपको मैं बता देता हूं कि वो कंट्री आपकी, ठीक है, भूमध्य सागर के इर्द गिर्द है, ठीक है, आप उसका नाम बता सकते हो। अभी मास्टर क्लास में हम लोग जब कंट्री और उनकी कैपिटल देखेंगे तो मैंने उन्हीं कैपिटल्स को कराने की कोशिश की है, बाकी तो आप लोग पीआईक्यू में पढ़ लोगे जो करेंट अफेयर बेस्ड हो, ठीक है, तो वहां पे समझा भी दूंगा, हालांकि आप लोग पढ़ने भी वाले हो तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हो गया, ये चीज हम लोग हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं। कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छोड़ नहीं रहा। हाँ, अब यहाँ पे देखो कि उस पदक के बारे में बोला जा रहा है, कह रहा है कि पदक की डिजाइन क्या है। तो पदक की डिजाइन में एक कमल है, और मोदी जी को तो कमल चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कमल है, उस पर ग्लोब भी बना है, उस पर सूरज भी है, उस पर चंद्रमा भी है, और उस पर चावल की खेती है, मतलब चावल के ढेर है।
तो उसमें क्या क्या उस पदक पे क्या क्या सिंबल्स हैं? कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और चावल। ये प्रतीक चिन्ह भी उस पे अंकित है, ये प्रतीक चिन्ह भी उस पे अंकित है। तो ये सारी जानकारी हमारी हो गई क्या? श्रीलंका से रिलेटेड। तो अब तक हमने क्या देख लिया? अपना 30 मिनट के करंट अफेयर की क्लास में 2 पेज देखा, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा बहुत। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा समझाना था, बाकी जगह पे बहुत समझाना नहीं है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स आई है, ध्यान रखना, ग्लास सीलिंग इंडेक्स आई है, ध्यान रखना। ग्लास सीलिंग इंडेक्स क्या है? ओईसीडी कंट्रीज के बीच ये जारी किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहले तो आप याद करो, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स क्या है? ओईसीडी कंट्रीज के बीच, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ग्लास सीलिंग इंडेक्स ओईसीडी के 20 देशों में महिलाओं के लिए काम करने की स्थितियों का मूल्यांकन करता है। भारत ओईसीडी का मेंबर नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो कह रहा कि बेसिकली इसमें डाटा क्या आया है? इसमें जो डाटा है ओईसीडी कंट्री मतलब ये ग्लास सीलिंग का, इसमें कुछ चीजें हैं वो हमको देखना चाहिए। पहली बात, किस दिन जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। किसके द्वारा यह जारी किया गया? तो द इकोनॉमिस्ट, यहां पर देखें तो यहां पर कहीं लिखा भी होगा, ठीक है, देखो यहां पे लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट द्वारा यह जारी किया गया। द इकोनॉमिस्ट द्वारा ये जो इंडेक्स है इसको जारी किया गया। अभी क्या करेगी? बेसिकली महिलाओं की स्थिति का जायजा लगेगी, पॉलिटिकली इनकी क्या स्थिति है, इकोनॉमिकली इनकी क्या स्थिति है। तो इसमें टॉप कंट्री पे कौन आया? फ्रांस आया। पूरी ग्लास सीलिंग इंडेक्स में देखो 2 बातों से आपको फंसाया है इसमें, यहां पे मुझे समझाना था, ठीक है। दादा पहली बात, अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि इस ग्लास सीलिंग इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन सी है, तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स में टॉप कंट्री फ्रांस की है। टॉप कंट्री फ्रांस की है। फ्रांस के नेता भी बड़ा चर्चा में है, शायद तू में कुछ हो गया है इनकी पत्नी से, थप्पड़ उप्पड़ भी खा गया है या जो भी हुआ हो, प्यार मोहब्बत जो भी चलाओ, बट एक वीडियो आई है, हाँ, तो वो बता रहा है कि मुंह फुल उगल हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ग्लास सीलिंग इंडेक्स, ये लोग हैं। बाकी आप स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, पुर्तगाल, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ये कंट्रीज है। आपको इन कंट्रीज का नाम नहीं याद करना है, इन कंट्रीज का नाम आपको नहीं याद करना है, ठीक है। पेपर में क्या आ सकता है कि ग्लास सीलिंग इंडेक्स में, ठीक है, शामिल टॉप 10 में शामिल ओशिनिया कंट्री कौन सी है और किस रैंक पे है। तो ओशिनिया क्षेत्र देखेंगे, ओशिनिया रीजन में ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 में, ठीक है। अब आपका ओशिनिया रीजन में कौन कौन से कंट्री आते हैं आपको गूगल करना है। ओशिनिया रीजन में कौन कौन से कंट्री आते हैं ये आपको गूगल करना है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, 2 के 2 नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया केवल यही 2 है या अन्य भी है? तो यहाँ पे होमवर्क क्या हुआ कि हमको ओशिनिया हैशटैग कमेंट में लिख देता हूं, हैशटैग, और यहाँ पे इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है, नॉर्डिक कंट्री कौन सी है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी शामिल है, अरबियन पेनिनसुला में कौन सी शामिल है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी ओशिनिया दिख गया है, तो हम लोग तैयार रहना। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो मैं बोल दूंगा मैंने ओशिनिया पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है, करंट अफेयर में, बट होमवर्क दिया हो तो दिमाग में रखना, कर लेना, ठीक है। ये कंट्रीज हमने अपनी मास्टर क्लास में किया है, तो वहां पे कर लेंगे, वहां पे है उस, यहाँ पे कंटेंट है, ठीक है। और थोड़ा टाइम बचाएंगे और चीजों को आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये चीज। अब देखो अब दिक्कत कहां पड़ोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, कह रहा कि इस साल स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़कर कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान प्राप्त किया। अब इसको जो थोड़ा जल्दीबाजी में पड़ा होगा वो डाउट में होगा कि भाई यहां तो कह रहा है कि स्वीडन टॉप पे है और यहां के चार्ट कह रहा है फ्रांस टॉप पे है, तो स्वीडन टॉप पे है कि फ्रांस टॉप पे है, कैसे पता लगा है? तो देखो टॉप पे इंडेक्स में, क्लियर समझो, इंडेक्स में टॉप पे कौन है? तो इंडेक्स में टॉप पे तो आपका फ्रांस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सेक्टर बोला है कि महिलाओं की, कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, ठीक है, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है, उसमें अब स्वीडन टॉप पे आ गया है, ठीक है। स्वीडन ने ये उपलब्धि डन की प्राप्त कर ली है, ठीक है। किससे? तो आइसलैंड पहले था, अब स्वीडन हो गया। स्वीडन की वर्तमान में रैंक कितनी ग्लास सीलिंग इंडेक्स में? भाई 4th है। हमको इतना नहीं डिटेल जाना है, बट दिमाग में रखना कि कार्यरत महिलाओं की स्थिति में स्वीडन टॉप पे है। अब यहां पे एक डाटा लिखा गया है, चांस है कि पेपर में इस डाटा पे क्वेश्चन पूछ दे। ये यहां पे देखो,
यूपीपीसीएस ऐसा करती है, सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन बना देगी कि महिला श्रम बल भागीदारी दर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन बना देगी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगी कि महिला श्रम बल भागीदारी दर, ठीक है, कितनी हो गई है, ठीक है, या पिछले वर्ष से कितनी वृद्धि हुई है उसमें, डायरेक्टली क्वेश्चन बना के इतना छोड़ देगा, ठीक है, आप परेशान रहोगे, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 66.6% हो गई है, पहले कितना था 65.8%। अच्छा चूंकि ये ओईसीडी कंट्री को केवल स्टडी करता है, ये ओईसीडी कंट्री को तो स्टडी कर रहा है, ये पूरी वैश्विक जानकारी भी नहीं है, ये पूरी वैश्विक डाटा नहीं है, तो बेटर होगा कि हम इसको केवल रीडिंग करें, याद ना करें, केवल रीडिंग करें, इसको याद ना करें, ठीक है। यहां पे पुरुष श्रम भागीदारी दर लिखा है और महिला श्रम भागीदारी दर लिखा है, तो पुरुष भागीदारी दर जाहिर सी बातें जाते रहेंगे, ठीक है। बाकी आगे बता रहा है कि भाई कि आर्थिक संकेतकों में थोड़ी ग्रोथ हुई है, पॉलिटिकली भी ग्रोथ हुई है। कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखा गया है कि ये जो इंडेक्स तैयार किया गया है कि पितृत्व अवकाश दिवस, मातृत्व अवकाश दिवस, कार्यस्थल पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो वुमेन्स लॉज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्डिक कंट्री लिखा गया आपके लिए, पेपर में लिखा ना नॉर्डिक कंट्री, क्या लिख रहा है नॉर्डिक कंट्रीज में, तो लिख रहा है नॉर्डिक कंट्री में आपका स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। कह रहा है नॉर्डिक देशों ने अपने कार्य जीवन संतुलन और लैंगिक समानता के कारण उच्च स्थान पर बने हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए दिमाग में रखना नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी है, तो नॉर्डिक कंट्रीज के नाम लिखा है, हम यहाँ पे अपने आप को दिमाग में रखेंगे कि हमको नॉर्डिक कंट्रीज का नाम यहाँ से तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक उपलब्धि दक्षिण कोरिया ने हासिल की है, कह रहा है कि दक्षिण कोरिया ने 11 वर्षों में पहली बार इस सूचकांक में सुधार दर्ज किया और 28वें स्थान पे पहुंच गया, ठीक है। तो यानी दक्षिण कोरिया पिछले 11 साल में इस इंडेक्स में कभी सुधार नहीं दर्ज किया था, पहली बार दक्षिण कोरिया ने सुधार दर्ज किया है, ठीक है। ये कुछ चीजें लिखी गई हैं जिसको हमने देख के और यहीं पे इसको समाप्त कर देना है। तो हमको इसमें क्या देखना है कि टॉप इंडेक्स में कंट्री जिसने महिलाओं की स्थिति में स्वीडन है, ठीक है, और ओईसीडी तैयार कर लेना है, नॉर्डिक कंट्री तैयार कर लेना है, बस खत्म। अब आता है मोदी जी की मॉरिशस यात्रा, ध्यान रखना। मॉरिशस हमको पता है कि एक बार पेपर में आया है कि आइसलैंड के ऊपर क्वेश्चन आया था, आप पीवाईक्यू पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा आइसलैंड है जो साउथ इंडियन ओशन का हिस्सा है, तो आंसर क्या था मॉरिशस, ऑप्शन में था मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस, मॉरिशस की कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस, तो यहां पे ध्यान रखो मॉरिशस, ठीक है। तो पहली बात क्या हो गया कि यह साउथ इंडियन ओशन, पहला बात क्या हो गया, साउथ इंडियन ओशन का हिस्सा है। दूसरा क्या गया, इसकी कैपिटल क्या हो गई, पोर्ट लुइस हो गई। सब चीज आपको होमवर्क नहीं दूंगा, कुछ कुछ बता भी दे रहा हूं, ठीक है। पोर्ट लुइस हो गई। और मॉरिशस एक ऐसा आइसलैंड है भाई जो शुगर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, शुगर केन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शुगर प्रोडक्शन एक बार पेपर में आया भी है, ठीक है, तो वो करता है आपका कौन, मॉरिशस, ठीक है। तो शुगर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, ये शुगर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अब भाई मोदी जी कहां पहुंच गए, मॉरिशस पहुंच गए, ठीक है। अच्छा मॉरिशस पहुंचे क्यों, तो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस था 12 मार्च, ठीक है, जानना 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मोदी जी कहां गए, मॉरिशस गए। और अभी हमने श्रीलंका में पढ़ा था कि श्रीलंका का भी एक स्वतंत्रता चौक है, वहां पे गए थे। तो क्वेश्चन यही कर सकता है कि अच्छा श्रीलंका पे भी मोदी जी अप्रैल में गए 10 दिन बाद, तो क्वेश्चन देगा कि उसके राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, मतलब श्रीलंका के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मोदी जी वहां पे गए थे श्रीलंका में। ऐसा नहीं है वो राष्ट्रीय दिवस श्रीलंका का नहीं था, बस वो गए थे उनके स्वतंत्रता स्क्वायर के पास, इंडिपेंडेंस स्क्वायर के पास, लेकिन वो राष्ट्रीय दिवस नहीं था। लेकिन मोदी जब मॉरिशस की यात्रा करते हैं तो मॉरिशस की यात्रा जब करते हैं तो वो राष्ट्रीय दिवस है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। डिफरेंस मेरे भाई समझना, ठीक है, आपकी अपनी खुद से पढ़ने में और क्लास के बीच का जो डिफरेंस है बस यही है। मेरे लिए रीडिंग बड़ा आसान था, रीडिंग करना बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है, वो मैं इजी आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, ठीक है। हम लोग आते हैं इसके बाद से देखो भारत कर रहा है कि मतलब एक स्टेटमेंट दे रहा है कि जो सरकार की सागर मिशन है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो जो सागरी विजन है गवर्नमेंट का कि बस जो हिंद महासागर रीजन में कि हमको क्या करना होगा कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ पे काम करना होगा, मतलब इन देशों की सिक्योरिटी और सुरक्षा और ग्रोथ पे ध्यान देना होगा। तो कह रहा है कि इस विजन को रेखांकित करता है मोदी जी जब यहां पे गए थे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है समझो बात को, तो कह रहा है कि मोदी जी इनके राष्ट्रीय अवसर चूंकि अवसर था ये, ठीक है,
राष्ट्रीय दिवस था इनका, तो मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। अब यहाँ पे दे दिया है मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। तो अब बताओ 26 जनवरी को भारत का मुख्य अतिथि कौन था? ठीक है, गणतंत्र दिवस के दिन पे भारत के मुख्य अतिथि का नाम कौन सा क्या था? किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था भारत के मुख्य अतिथि के तौर पे? ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मोदी जी अतिथि बन के गए थे। तो हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। और यहाँ पे 57 दिमाग रखना, आजादी का साल नहीं है, 57वां साल है। 57 साल हो गया मॉरिशस को आजाद हुए। ये ठीक है, जाना मॉरिशस को आजाद हुए। ये भी ब्रिटेन का उपनिवेश था और 1968 में ब्रिटेन ने इसको फ्री किया था। श्रीलंका को ब्रिटेन ने कब फ्री किया था? 1948 में। तो श्रीलंका के 20 साल बाद मॉरिशस को फ्री किया गया है। श्रीलंका के 20 साल बाद मॉरिशस को फ्री किया गया है 1968 में। तो चूंकि मोदी जी गए हैं राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे, तो चांस है इसके भी पूछने का। ठीक है, अब मोदी जी गए तो भाई अपने साथ पूरा काफिला लेके गए थे, युद्धपोत लेके गए थे, स्काई ड्राइविंग करवाए भारतीय सेना का, मतलब लगे कि किसी दमदार इंसान को बुलाया हो। ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, उनका नाम देखो कितना प्यारा सा नाम है, राम गुलाम। ठीक है, जैसे लगा अपने घर से गए, नवीन चंद्र राम गुलाम। ठीक है, बातचीत हुआ। मोदी जी ने यहाँ पे एक अपना उनका एक विजन था, एक दृष्टिकोण था। ठीक है, वो महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है जिसका नाम है महासागर। ठीक है, ठीक है, महासागर। तो महासागर दृष्टिकोण को यहाँ पे घोषणा की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोदी जी ने कहां पे महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण महासागर की घोषणा की? महासागर का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा है, करा म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। महासागर का फुल फॉर्म लिखा है। पेपर में फुल फॉर्म बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो चांस है आपको महासागर का फुल फॉर्म ही पूछ दे कि भाई किसका, महासागर का फुल फॉर्म बताओ। ऊपर सागर का, सागर विजन का फुल फॉर्म देखा हमने, और यहाँ पे महासागर का। तो महासागर के फुल फॉर्म में क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, ये महासागर विजन है। तो महासागर विजन की शुरुआत किसके लिए की गई है? मॉरिशस के लिए। महासागर से मॉरिशस, महासागर से मॉरिशस। ठीक है, ध्यान देना। अब मोदी जी गए तो कुछ एमओयूज होंगे, समझौता होंगे, कुछ मोदी जी बोलेंगे भाई हम आपको ये देते हैं, आप हमको ये दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बात हुई है। तो देखो यहाँ पे बात हुई है, एक तो मोदी जी ने कहा कि भाई ठीक है हम आपके यहाँ, इनके यहाँ एक 100 किलोमीटर का लंबी पाइपलाइन थी, तो उसके आधुनिकीकरण का काम भी काम चल रहा है। मोदी जी बोले ठीक है ये मैं देख लूंगा, करा दूंगा। ठीक है, अच्छा भारत क्या करता है बेसिकली, जो पड़ोसी देश है खासतौर पे उनसे कहता है भाई हम क्यों डॉलर में ट्रेड करें, आप भी अपना फॉरेन करेंसी बचा करके हम भी रखें। हमारे में इतनी सहमति होनी चाहिए कि हम जो लोकल मुद्रा, स्थानीय मुद्रा है उसमें ट्रेड करें। तो भारत ने यहाँ पे क्या किया, स्थानीय मुद्रा में ट्रेड पे सहमति बनाई है। तो एक तो डायरेक्टली आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ के आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत यहाँ पे मतलब मॉरिशस से स्थानीय मुद्रा में ट्रेड करेगा। ठीक है, 50 करोड़ मॉरिशस रुपए की सामुदायिक विकास परियोजनाओं में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है। मॉरिशस की जो सामुदायिक विकास परियोजनाएं हैं, ठीक है, उसके लिए 50 करोड़ मॉरिशस रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, मॉरिशस ने वहां पे गया है, मतलब राम गुलाम जी ने मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान खोला था, और मोदी जी को बोले कि चलिए हम लोग मिलकर क्या करते हैं, इसका उद्घाटन करते हैं। तो मोदी जी ने, आप पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान, ठीक है, खोला गया, पब्लिक सर्विसेज एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस खोले गए। तो ऑप्शन दे देगा श्रीलंका में, मॉरिशस में, मालदीव में, थाईलैंड में। ठीक है, तो आंसर आएगा मॉरिशस। मॉरिशस में खोला गया, दोनों लोगों ने मिलकर इसका क्या किया, मिलकर इसका उद्घाटन किया, मिलकर इसका उद्घाटन किया। अब देखो मोदी जी की ईडी की चर्चा दुनिया में है। मॉरिशस बोलेगा भैया एक काम करिए, आपकी ईडी से और हमारी ईडी से एक समझौता करा दीजिए। ठीक है, तो जो भारत की ईडी है यानी प्रवर्तन निदेशालय हमारा, तो और जो महाराष्ट्र की वित्तीय अपराध इकाई है या आयोग है, उसके बीच में भी एक एमओयू हुआ है। ठीक है, जानना एक एमओयू, ईडी और मॉरिशस की वित्तीय अपराध आयोग के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, एमओयू साइन हुआ है। अब देखो यहाँ पे कंक्लूड कर रहा समझौता को। तो एक तो क्या करा है कि भाई स्थानीय मुद्रा में हम लोग ट्रेड्स करेंगे, ये बात हुई है। तो ये तो हमने देख ही लिया कि भाई स्थानीय मुद्रा में ट्रेड करेंगे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र प्रशासन एवं अन्वेषण विभाग के बीच में समझौता हुआ है, ताकि महासागर से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके। ठीक है, ईडी उडी के बीच में जो एमओयू हुआ है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर से ये बात ही यहीं पे समझाई गई है।
भारतीय नौसेना भाई इधर से उधर घूमती रहती है। तो ये हुआ एक काम करिए कि भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस फोर्स जो है, हम आप दोनों लोग क्या करते हैं, अपने में इंफॉर्मेशन के साझा करने को लेके समझौता करते हैं। आपको लगेगा कि हमारे विरुद्ध कुछ काम हो रहा है या कोई इंटर कर रहा है, तो कुछ हो रहा है 3-5, तो हमको फोन करके सुझाव दो, हम आपके लिए कुछ होगा तो हम बताएंगे आपको, और वैसे भी आपकी सुरक्षा तो हमारी है ना, तो आपको लोड भी नहीं लेना है। तो भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस बल के बीच में क्या हुआ है, एक एमओयू हुआ है, ठीक है, कि सूचनाओं के आदान प्रदान को लेके। तो ईडी के बीच में हुआ है, भारतीय नौसेना के बीच में हुआ है, लोकल मतलब स्थानीय मुद्रा में आदान प्रदान होगा मुद्रा का, ठीक है, व्यापार का, इसकी बात पे समझौता हुआ है। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि मोदी को 51 अभी 22वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित तो हमने देखा है, श्रीलंका का मित्र विभूषण था। 21वां द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड दी, ठीक है, एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। ये किस देश का सम्मान है, मॉरिशस का। द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, एंड की ऑफ इंडियन ओशन मॉरिशस का सम्मान है, मोदी जी पाए, ठीक है, मोदी जी पाए। मोदी जी 21वां सम्मान है, अंतरराष्ट्रीय सम्मान जो कि मोदी जी को मिला है। कौन सा 21वां सम्मान है जो कि मोदी जी को मिला है, ठीक है। और मोदी जी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय और 5वें विदेशी नेता हैं, ठीक है। अभी हमने श्रीलंका में देखा तीसरे थे, एक फिलिस्तीनी को और एक किसको मिला है, तो श्रीलंका को मिला है, श्रीलंका वाले में, और यहाँ पे 5वें विदेशी मोदी जी, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देखते हैं, तो किसके द्वारा जारी किया गया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस आईईपी के द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया था, ठीक है। कह रहा है कि लास्ट टाइम जब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया था तो टोटल 58 कंट्रीज थे जो आतंकवाद से प्रभावित थे, यानी जहां पे आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, भारत उसमें शामिल है। लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़ के कितनी होगी, 66, यानी आतंकवाद भी अपना पैर फैला रहा है विभिन्न कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में। तो टोटल 8 नई कंट्रीज जुट गई हैं जहां पे आतंकवाद फैला है, टोटल 8 नई कंट्रीज जुट गई हैं जहां पे आतंकवाद फैला है, ठीक है, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे, इसमें हमको क्या देखना है कि देखो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आपका जारी होता है वो जिस मार्क्स के बीच में जारी होता है वो मार्क्स आपका है 0 to 10 के बीच में, यानी अगर कोई 0 अंक प्राप्त किया है तो मतलब क्या है कि वहां पे टेररिज्म है ही नहीं, ठीक है, फ्री टेररिज्म है यहाँ पे, मतलब मुक्त है ही नहीं। और कहीं 10 पे है तो रोज धमाके हो रहे हैं, ठीक है, मतलब मन चाह धमाका हो रहा है, अब चल रहे हैं धमाका हो रहा है, ठीक है, मतलब 10 मतलब टॉप टेररिज्म मौजूद है। अब देखिए इंडेक्स को ध्यान से देखेंगे तो बुर्किना फासो एक लोकेशन है, बुर्किना फासो अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है। यहाँ पे माली का नाम लिखा है, माली भी एक आपका लैंडलॉक्ड देश है। यहाँ पे नाइजर का नाम लिखा है, नाइजर भी एक लैंडलॉक्ड देश है, ठीक है। आपको क्या करना है, सीरिया की बाउंड्री यूपी पीसेस ने इसके पहले पूछी हुई है, तो सीरिया की बाउंड्री आप जरूर देखोगे, ठीक। यहाँ पे बुर्किना फासो टॉप पे, फिर पाकिस्तान है, फिर सीरिया, फिर माली, फिर नाइजर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 लैंडलॉक कंट्रीज का नाम लिखा गया, तो ये लैंडलॉक कंट्रीज का नाम याद रखोगे। बुर्किना फासो आपका प्राइम मेरिडियन पे स्थित है, तो प्राइम मेरिडियन कंट्रीज का नाम, प्रधान यामयोत्तर कंट्रीज का नाम आपको याद होना चाहिए। मैंने आपकी मास्टर क्लास में पढ़ाई है, ठीक है, बट आपको फिर से तैयार होना चाहिए इस बात को, ठीक है, ध्यान देना। अब बात करते हैं कि भारत का सर क्या स्थान है, क्या भारत में कौन सा रैंक है, तो भारत का रैंक 14वां है। भारत को जो मार्क्स मिले वो कितने मिले हैं, तो 6.411, 114 जोड़ो कितना गया, 6 हो गया ना, 114 जोड़ो 6 गया तो 6.414, ये भारत का स्कोर है। और भारत का रैंक कितना है, 14वां। भारत का रैंक कितना है, 14वां रैंक है, भारत का रैंक 14वां रैंक है। टॉप इस्लामिक इंस्टीट्यूट कौन सी है, इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक आतंकवादी देश समूह है, सबसे बड़ा आतंकवादी समूह है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे अपनी क्लास को रोकेंगे, यहां से हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो हमने कितना देख लिया, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, लगभग 5 पेज हमने करंट अफेयर देख लिया। 30 पेज है, 4 क्लास में बोला खत्म होने के लिए 4 से 5 नहीं होगा, गारंटी देता हूं 4 से 5 नहीं होगा, ठीक है। निश्चिंत रहो, किसी दिन 2 घंटे 2.5 घंटे की भी क्लास ले लेंगे, ठीक है। जय हिंद।